शेनशीन बतशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार वो साबिक़ा अरकान बल्दिया और जनाब ग़ुलाम दस्तगीर पाशा साहब, हमारी बहन जो भी यहाँ पर आप तमाम से खिताब किया, मेरे मजलिस रुफ़ा मौजूद हाज़रीन इकराम, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं सबसे पहले जनाब अजीज़ खां पठान साहब का, जनाब राजेंद्र यादव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे मुख्तसर से सियासी ज़िंदगी में बहुत ही कम मुझे ऐसे मौके मिले देखने को कि जब किसी एक शख्स को बल्दिया का टिकट नहीं दिया जाता, जो सिटिंग कॉरपोरेटर होता है, तो वो जमात से उनकी वाबस्तगी जैसा पहले होती थी वो ऐसा नहीं रहती थी। मगर पहली मर्तबा मैं ये देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ खां पठान साहब और राजेंद्र यादव साहब, उनको मजलिस की तरफ से उनके मुतालिका बल्दी डिवीज़न से टिकट नहीं मिलने की उसके बावजूद भी वो बढ़ चढ़ कर मजलिस के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक सियासी जमात के लिए ये एक बड़ी खुशाइन बात है। और जब हम तमाम में इस तरह का एक टीम स्पिरिट पैदा हो जाता है कि हमारे लिए इनफरादी ओहदों से ज़्यादा हमारी पार्टी की कामयाबी हमारे लिए बहुत अहम है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला यकीनन ना सिर्फ हमको बल्कि आवाम को भी एक बड़ा ही अच्छा मुस्बित पैगाम मिलता है कि मजलिस में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ ओहदों के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो जमात को मजबूत और मुस्तहकम करना भी ये इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ सियासी पार्टी के दफातर में, ऑफिस में आप देखते हैं कि तोड़ फोड़ हो रही है। गन फाउंड्री बीजेपी के दफ्तर में तो किसी एक बीजेपी के जिम्मेदार के कपड़े भी फाड़ दिए गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बदतमीजी और उस तरह की हरकतें हम मजलिस में नहीं देखते हैं। तीसरी अहम बात जो आपके सामने अभी यहाँ पर जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब ने उन तमाम बातों को आपके सामने रखा कि लंगर हाउस डिवीजन में जो तरक्याती काम अंजाम दिए गए, मैं सिर्फ आपसे ये बात कहकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बल्दिया के इंतखाबात में हर सियासी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, मगर अगर आप देखेंगे तो टीआरएस पार्टी के एक पावर मिनिस्टर हैं जिनका नाम जनाब जगदीश्वर रेड्डी साहब है। उन्होंने ये बयान दिया कि बताओ बीजेपी वालों, क्या तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात नहीं की? आप अगर कांग्रेस के जिम्मेदारों के बयानात को देखेंगे तो एक मलकाजगिरी के कांग्रेस के बड़े एमपी हैं, बहुत ज्यादा अक्लमंद है, बल्कि होशियार नहीं बल्कि डेढ़ होशियार बनने जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि एक साल पहले राजभवन में बल्कि मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि असदुद्दीन ओवैसी मौजूदा जो मिनिस्टर ऑफ होम है वजारत दाखिला के, उनके साथ खड़े रहकर राजभवन में बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो साजिश कर लिए। फिर कांग्रेस वाले ये भी बोलते कि मजलिस बी टीम है, वोट काटती है। बीजेपी की तरफ से तो माशाल्लाह रोज कुछ ना कुछ उनके पास से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी के बारे में कहा जाता है। कल मरकजी वजीर इत्तलात जनाब जावडेकर साहब हैदराबाद को आए, आकर उन्होंने कह दिया कि मजलिस को अगर कोई टीआरएस को वोट देता है या कांग्रेस को वोट देता है तो मजलिस को वोट देने के बराबर है। और फिर
किसी ने कह दिया बीजेपी की तरफ से कि हैदराबाद में मजलिस की तरफ से 30,000 40,000 रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट में आ गए। अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर हैं वो जिन्ना हैं। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना आबरसानी के बारे में बात, ना रोड के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल का इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। कुछ बात नहीं करेंगे। और सुनिए, बीजेपी को यह बताना है कि 2019 से लेके 2020 नवंबर तक, 23 नवंबर तक आपने हैदराबाद को, तेलंगाना को कितने पैसे दिए? मरकजी गवर्नमेंट है, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में हमारा हक बनता है। अगर दिल्ली में बैठे हुए बादशाह तेलंगाना को, हैदराबाद को देते हैं तो कोई खैरात नहीं देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया उसमें ये प्रोविजन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी वालों से कि कितना दिए आप? सैलाब आया, खासतौर से हल्का असेंबली कारवान में ऊपर से पानी आया तो पूरा आपने देखा कि कितनी तबाही और बर्बादी हुई। आपने कितने पैसे दिए? बीजेपी ने एक पैसा नहीं दिया शहर हैदराबाद के लोगों को। मैं बीजेपी के वोटरों को भी कह रहा हूं, आप वोट डालने से पहले पूछ लो कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हैदराबाद की आवाम को उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए क्या पैसे दिए। जब मरकजी टीम दिल्ली से हैदराबाद को आई, मुझे मालूम हुआ कि हाफिज बाबा नगर डीआरडीओ के पास हुए, तो मैं वहां पर गया, गाड़ी उनकी रोक कर उनको उतार कर ये बात मैंने कहा कि ये वक्त है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत शहर हैदराबाद बल्कि ये जीएचएमसी की मदद करे। और मैं आपके जरिए से हैदराबाद की आवाम को बताना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट का एक जियो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, जो ये कहता है कि अगर दिल्ली की सरकार जब सैलाब या पानी आता है, घर में पानी आया, उससे डैमेज भी हुआ, तो 20 या 25%, 20 या 25% रियासती हुकूमत देगी और 75 या 80% जो है वो दिल्ली का पैसा दिया जाएगा। जो आज लोग 11,000 रुपये के लिए तकलीफ में है, अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत पैसे दे देती तो एक एक घर को 11,000 के बजाय 80,000 से 1 लाख रुपए मिलते। 80,000 से 1 लाख रुपए मिलते। तो जहां पैसों की बात आती बीजेपी के सामने इन्हू जीना है। अरे भाई पैसे दो, क्यों नहीं दिए? तो नहीं, रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट में है। अरे मदद करो, तुम आप दिल्ली में बैठ के आप कर्नाटका को दिए पैसे जहां तूफान आया, हैदराबाद को क्यों नहीं दिए? नहीं, वो लंबी शेरवानी बड़ा परेशान करता हूं। अरे आप काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं देंगे, मगर वोट डालने के लिए ये तमाम नफरत पैदा करना। अगर शहर हैदराबाद में 40,000 नाम है रोहिंग्याओं के, तो मैं बीजेपी के लीडरों को चैलेंज कर रहा हूं, 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं प्यारे, मुझे तुम 1,000 नाम दिखा दो वोटर लिस्ट से। और वोटर लिस्ट दारुसलाम में नहीं बनती, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता, वोटर लिस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाता। और बीजेपी ये बोलकर अमित शाह की तौहीन कर रही है। बीजेपी ये कहकर अमित शाह को एक कमजोर होम मिनिस्टर दिखा रही है। जब अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं और उनके नाक के नीचे 40,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आ जा रहे, तो क्या आप ताथैया कर रहे थे? निकालो 1,000 नाम के नाम निकाल के बताओ। नहीं, काली आएंगे, वो ऐसा करेंगे। अब मैं इनका जवाब आपके जरिए से दे रहा हूं। ये बल्दिया इलेक्शन की लड़ाई
यकीनन बरकी, बल्दी, आबरसानी के मसाइल के हल के साथ साथ ये लड़ाई हैदराबाद की एकजहती को बरकरार रखने की लड़ाई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रदरहुड, जिसको बार बार बाबा साहिब ने कहा कि ब्रदरहुड, एकजहती को बनाए रखने की लड़ाई। ये लड़ाई सिर्फ वोट लेकर कॉरपोरेटर या रुकने बल्दिया बनाने की लड़ाई के साथ साथ ये भी है कि हैदराबाद में अमन को बरकरार रखा जाए। जब से तेलंगाना बना अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में कोई गड़बड़ नहीं, चुटपुट वाकयात होते हैं, मगर जो माहौल बनता था कि टेंशन का, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो इसका क्रेडिट कोंचम लिटिल मजलिस को तो देना पड़ेगा। लिटिल ओनली स्मॉल अमाउंट मजलिस को दे दो आप, ठीक है, वो भी नहीं देना चाहते। तो इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जब आप 1 तारीख के दिन निकल कर वोट डालने जाएंगे, इन चीजों पर गौर करिए और इस बात का भी ख्याल रखिए कि पूरे मुल्क में 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है? 200। इन 200 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ही मजलिस की नुमाइंदगी पर CAA NPR NRC के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जो मुल्क में कहीं पर भी नहीं हुआ। ये मजलिस ने किया था। ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इजलास में राजेंद्र यादव को याद भी होगा कि CAA NPR NRC के खिलाफ हमने रेजोल्यूशन पास किया। तो यहां पर मजलिस के रेजोल्यूशन की कोशिश के बाद मालेगांव की बल्दिया में रेजोल्यूशन पास हुआ। तो इसकी भी बड़ी तकलीफ है बीजेपी को कि कहीं पर नहीं हुआ 200 में, ये कैसा कर दिए। इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। अरे तुम जो इल्जाम लगाते लगाओ, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं किसी मखलूक को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं जो काम कर रहा हूं किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा हूं, ना किसी के डर की बुनियाद पर मैं काम कर रहा हूं। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो मेरी सियासी लड़ाई है, वो समाजी इंसाफ की लड़ाई है, वो सोशल जस्टिस की लड़ाई है। मैं जो काम कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि गरीब और मजलूम अवाम को जब तक सियासी इख्तिदार हासिल नहीं होगा, उस वक्त तक उनके मसाइल हल नहीं किए जा सकते। मैं जो काम कर रहा हूं जमात का परचम उठाकर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुल्क का, भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं जमहूरियत में हिस्सा लेकर उन मजलूमों को, उन बेआवाजों की आवाज बनो। इल्जाम लगते रहे, इंसानियत की तारीख गवाह है कि हर एक पर इल्जाम लगे, और इल्जाम उन पर लगते हैं जो सच्चाई के साथ और अखलास के साथ काम करते हैं। मैं किसी को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, ना किसी के डर की बुनियाद पर यह काम कर रहा हूं। और याद रखो, तुम इल्जामात जितने लगाना चाहे लगा लो, तुम जिना कह दो, क्या क्या कहना चाह रहे कह दो, मैं अपना रास्ता बदलने वाला नहीं हूं। तुम इस रास्ते में मुश्किलात पैदा करो, अगर मुझे खाक और खून के दरियाओं से भी गुजरना पड़ा तो याद रखो इल्जाम लगाने वालों, सुन लो मेरी इस बात को, जब तक मेरे जिस्म में एक सांस भी रहेगी मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम लेकर आगे बढ़ता रहूंगा और मैं ये काम करता रहूंगा। ये इल्जामात लगते हैं, ये इल्जामात खत्म होने वाले नहीं है। जब बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा गया तो असदुद्दीन अवैसी किस खेत की मूली है। मगर इल्जाम लगाने वालों, ये याद रखो कि कम से कम मैंने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी है, कम से कम मैं तुम्हारे दिलों में जा चुका हूं, कम से कम मैं तुम्हारी सोच में आज मैं आ चुका हूं। इसीलिए बौखलाहट का शिकार होकर कभी ये बात तो कभी वो बात, कोई बात नहीं, तुम खव्वाल की तरह खव्वाली गाते जाओ, जब मेरा दिल आया मैं तुमको सदके में नजराने देता जाऊंगा। मैं रुकने वाला नहीं हूं,
मैं रुकने वाला नहीं हूं, ना कोई मजलिस का रुकन रुकने वाला है। और हम पे इल्जाम लगाते फिरका परस्त। अरे कौन सी फिरका परस्ती, कौन सी फिरका परस्ती है? अरे फिरका परस्ती तो ये है कि बीजेपी का एक एमपी नाथूराम, एक नहीं 2 एमपी ने कहा कि नाथूराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारकर हलाक कर दिया, वो देशभक्त है। गोडसे को देशभक्त। और झारखंड का बीजेपी का एक एमपी अलीमुद्दीन अंसारी के कातिलों को कोर्ट ने सजा दी, बेल पे निकले तो गुलपोशी की। वो फिरका परस्ती नहीं नजर आती आपको? जो गरीब लोग दिल्ली में बंडियों पर मेवा बेचते हैं, उनको मारकर बोला जाता है कि दोबारा इस गली में मत आ। जो दुकान पर पटाखे बेचता है, कहता है कि तू कैसे पटाखे बेचेगा, वो फिरका परस्ती नहीं है। दिल्ली के फसादात में मस्जिद के मीनार पर खड़े होकर झंडा लगाना, वो फिरका परस्ती नहीं है। सिर्फ इलेक्शन लड़ता हूं मैं जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, तो इन तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि बिहार में मजलिस ने 5 असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल की, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना। मैं सिर्फ इनको इतना ही कहूंगा कि हमारे हैदराबादी स्टाइल में कह रहा हूं, हमको खुजाएंगे ना तो खुजली तुमको हो जाती। तो आप जरा एहतियात से रहिए। और मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि बेखौफ होकर 1 दिसंबर के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलिए, अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। और इस बार वोटिंग मशीन नहीं है, बैलेट पेपर है। तो बैलेट पेपर देखकर जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा, वहां पर आपको मोहर लगाना है। और मेरी आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग में हिस्सा लीजिए, वोट डालिए, अपनी पसंद का इजहार करिए। और जो बता दीजिए इन तमाम फिरका परस्त ताकतों को जो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखना चाहते हैं, तो ये लड़ाई हैदराबाद के हैदराबादियों की, और जो भाग्यनगर बनाना चाहती है, ये उनसे जमहूरियत के दायरे में ये लड़ाई है। हैदराबाद को कामयाब करना हम तमाम की जिम्मेदारी है। हम हैदराबादी हैं और इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद को हम कामयाब करेंगे। इनके पास कुछ भी नहीं है, बीजेपी के पास। कोई बोलता मैं किले पे आके झंडा लगाऊंगा, कौन रोक रहा बाबा तेरे? कौन सा झंडा लगाएंगे आप? लगाओ ना, तिरंगा लगाओ। तिरंगा तो लगा रहे यहां पे, लग रहा ना तिरंगा यहां पे। नहीं हम अरे क्या क्या लगाएंगे, कुछ बोलने को नहीं है। जब चुपते हुए सवालात इनसे किए जाते हैं तो फौरन आ जाते नेशनलिज्म, टेररिज्म, पाकिस्तान, जिन्ना फुला। अरे अब इनको एक बात कहकर चले जाऊंगा कि कम से कम फिरका परस्त ताकतों से कह रहा हूं, ये बैगन के भाता मत करो।